वसीम मेडिटेशन में खोया हुआ था। उसे नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा था। अभी वसीम रेगिस्तान के बीचों बीच था और उसके बगल में कुछ 3D होलोग्राम थे। वहां एक सुंदर जगह थी जो जादूगरों की पवित्र भूमि की तरह लग रही थी। एक अजीब सा दिखने वाला जादुई जानवर था। कुछ जादूगरों के बीच जंग हो रही थी और बहुत सारे जादुई खजाने थे। ये सभी इमेजेस वसीम के सामने आईं और तुरंत ही गायब हो गईं। इस 3D होलोग्राम के बाहर अंतहीन रेगिस्तान था। वसीम के ख्यालों की उथल पुथल के कारण रेगिस्तान बड़ा होता जा रहा था। वसीम सिर्फ अपनी सोच की मदद से किसी दुनिया को बना या बिगाड़ सकता था। 7वीं रैंक हासिल करने के बाद जब भी कोई जादूगर गहरे मेडिटेशन में होता था तो सिर्फ सोच से ही उसके शरीर में आत्मीय ऊर्जा हिलने लगती थी, जिसमें असली दुनिया पर गहरा असर होता था और भ्रम की वास्तविकता बन जाती थी, जो असली दुनिया से जुड़ी होती थी लेकिन उसी जगह अलग भी होती थी। भ्रम वास्तविकता भ्रम की तरह ही थी लेकिन थोड़ी उलझी हुई। हालांकि ये भी नकली ही थी क्योंकि ये असली दुनिया में मौजूद नहीं थी। हालांकि इसका होना बहुत असली जैसा ही था क्योंकि कोई भी इसमें मौजूद चीजों को छू सकता था। इसके बावजूद उन्हें असलियत से कुछ भी अजीब नहीं लग सकता था। काफी समय पहले एक 7वीं रैंक के जादूगर ने सोचते हुए एक बड़ा सा शहर बना दिया था। इस शहर में कई लोग थे जो एक दूसरे से बातें भी करते थे। हालांकि जैसे ही उस जादूगर का सोचने का काम खत्म हुआ, वो भ्रम बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया और इसके बाद भूतिया शहर की कहानियां लोगों के बीच चलने लगी। सबसे बड़ी भ्रम वास्तविकता की एक और कहानी है जो काफी समय पहले घटी थी। बहुत समय पहले जलोती नाम का एक कबीला था। वहां प्रणाली नाम की 6वें लेवल के जादूगरनी थी जो बहुत ही अच्छी जादूगरनी थी। उसके दिशा निर्देश में पूरा जलोती एक शांति भरा जीवन बिताता था। हालांकि एक दिन जलोती कबीला एक बड़े कबीले से लड़ाई में भिड़ गया, जिस कारण पूरा जलोती तबाह हो गया। सिर्फ प्रणाली ही बच गई। इसके बाद उसके शरीर में मौजूद आत्मीय ऊर्जा और उसके दुख ने मिलकर एक पूरा जलोती कबीला बना दिया, जिसमें हर कोई एक सामान्य जिंदगी जीता और एक दूसरे से बात करता था जैसे कि उन लोगों की मौत के पहले हुआ करता था। उनकी जिंदगी एकदम खुशहाल दिखाई पड़ती थी। कई 100 साल के बाद कुछ 5 जादूगर जलोती कबीले आए और उनका जोरों शोरों से स्वागत हुआ। उन 5 जादूगरों को नहीं पता था कि ये भ्रम वास्तविकता थी और जब वो वापस अपने कबीले गए और उन्होंने जलोती कबीले की बातें की, तब जाकर उन्हें सच्चाई पता चली। बाद में भी प्रणाली अपनी ही बनाई दुनिया में रही। एक विचार दुनिया बना सकता है। जब तक कोई 7वें लेवल का जादूगर चाहे, वो किसी को भी बनाकर हमेशा के लिए जिंदा रख सकता है। हालांकि भ्रम वास्तविकता आखिर था तो भ्रम ही। भले ही बाहर का कोई वहां मौजूद किसी भी चीज को छू सकता था, लेकिन ये कल्पना के अलावा और कुछ नहीं था। ठीक ऐसा ही अभी वसीम के मामले में था। जब अभी वो खुद को ट्रेन कर रहा था तो वो पिछली कुछ चीजों के बारे में सोच रहा था और इसी के कारण उसकी तलवार आत्मीय ऊर्जा के चलते एक भ्रम वास्तविकता बन गई थी। उसके मन को सबसे गहरी याद ने एक बड़ा रेगिस्तान बना दिया था जो असली दुनिया से जुड़ गया था। ये रेगिस्तान, सफेद घोड़ा और हरे चोगे वाला लड़का, सब कुछ उसकी बचपन की याद का हिस्सा थे। जब तक वसीम मेडिटेशन में रहेगा या जब तक वो विचारों में डूबा रहेगा, तब तक ये रेगिस्तान या उसके बगल में होलोग्राम गायब नहीं हो सकते थे। टफी ये बात जानता था, इसलिए वो एक ही जगह लेटा हुआ था और वसीम के मेडिटेशन खत्म होने का इंतजार कर रहा था। राज एकदम सुन्न होकर रेत पर लेटा हुआ सांसें ले रहा था। वो नौजवान लड़का 7 बार उसके पास आ चुका था। पहले फिस्ट, फिर तलवार और इसी तरह की बाकी ट्रेनिंग भी राज को मिल रही थी। हर नई बार राज को अलग तरह से दर्द मिल रहा था, लेकिन इससे राज का फायदा भी हो रहा था क्योंकि उसे नई चीजें सीखने को मिल रही थी। अब तक 7 बार हो चुका है, अब शायद ये खत्म हो जाना चाहिए, राज ने धीमे से बड़बड़ाया। तभी घोड़े की घंटी की फिर से आवाज आई। हरा चोगा पहने सफेद घोड़े पर सवार लड़का राज की तरफ बढ़ रहा था। अरे नहीं, ये फिर आ गया। अब इस बार ये क्या करने वाला है? राज ने लड़के को देखकर सोचा। यारे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम रास्ता भटक गए। लड़के ने फिर से वही बात दोहराई।
प्यारे भाई चलो हम हथौड़े की टेक्निक की प्रैक्टिस शुरू करें। तुरंत ही लड़के ने घोड़े से उतरते हुए कहा। इसके बाद लड़के ने 2 हथौड़े निकाले और राज की तरफ एक हथौड़ा बढ़ा दिया। तलवार, भाले और बाकी सब तो ठीक था, लेकिन ये हथौड़े की जादूगर को क्या जरूरत? आखिर कौन से कबीले को इस तरह के हथियार की जरूरत होती होगी? ये तो बहुत ही बेवकूफी है। राज ने मनी मन सोचा। नहीं, अभी नहीं, मैं बहुत ही थक गया हूँ। क्या हम थोड़ा आराम कर सकते हैं? थोड़ा सोचने के बाद राज ने हाथ हिलाते हुए कहा। राज बस एक सलाह दे रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि लड़का अभी उसकी तरफ हथौड़ा उछाल कर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा और इसके बाद राज के पास बचने का कोई तरीका नहीं बचेगा। आराम? लड़के ने उलझन में पड़कर कहा। इसके बाद थोड़ी देर तक लड़का सोचता रहा। तो अगर तुम आराम के बारे में जानते हो तो फिर ठीक है, हम थोड़ी देर आराम करते हैं, ठीक है? लड़के ने हथौड़ा एक तरफ फेंक दिया और राज की तरफ खुश होकर गया। क्या आराम कोई जादुई शब्द था? राज ने मनी मन सोचा। लड़का राज के बगल में आकर बैठ गया और बिना कुछ बोले हंसने लगा। उसे भी ये छोटा सा ब्रेक अच्छा लग रहा था। ठीक इसी तरह से वो दोनों करीब 10 मिनट तक बैठे रहे। फिर लड़के ने सिर उठाकर राज की तरफ देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। राज को इस तरह से घूरा जाना पसंद नहीं आया। प्यारे भाई, तुम काफी सुंदर दिखते हो, लड़के ने मुस्कुराकर कहा। यह सुनकर राज के रोंगटे खड़े हो गए। भले ही वो इस लड़के का भाई नहीं था, लेकिन सुंदर होने वाली बात सुनकर राज के शरीर में सिरहन उठ गई थी। प्यारे भाई, जब तुम्हारे बाल तुम्हारी कमर तक आने लगेंगे तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? लड़के ने बिना किसी मुद्दे के कहा। बिल्कुल नहीं, राज ने बिना झिझक के मना कर दिया। तुम ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या तुम अपने बाल बढ़ा सकते हो? मुझे लगता है कि तुम लंबे बालों में अच्छे लगोगे, लड़के ने आगे कहा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, राज ने हाथ बांधकर फिर से मना करते हुए कहा। तुम कर सकते हो, ठीक है, मैं जल्द से जल्द तुम्हें लंबे बालों में देखना चाहता हूँ, लड़के ने खुश होकर कहा। राज समझ गया था कि ये लड़का असल में उससे बात नहीं कर रहा था, वो शुरू से ही अपने प्यारे भाई से बात कर रहा था। शायद ये प्यारे भाई कहीं ना कहीं सीनियर वसीम से जुड़ा हुआ लगता है, राज ने दिमाग पर जोर डालकर सोचा। अरे यार, आज सुबह से मैंने आखिर किसका चेहरा देखा था, टफी ने कहा। अभी लड़का उसके ऊपर लगातार हथौड़े बरसा रहा था। थोड़ा बाएं, थोड़ा और बाएं, हाँ बहुत बढ़िया, थोड़ी और ताकत लगाओ, अब अच्छा लग रहा है। धीरे धीरे टफी को ऐसा लगा जैसे उसकी कोई मालिश कर रहा हो। आ जाओ, आ जाओ, मैं मरते दम तक तुमसे लड़ूंगी, सलोनी ने पागलों की तरह कहा। उसने अपने कबीले की खास टेक्निक को पूरी तरह से इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन उसका पलड़ा भारी था। हा 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 हा, प्यारे भाई तुम कमाल के हो। भले ही लड़के का पलड़ा कमजोर पड़ रहा था, लेकिन फिर भी वो बिना घबराए शांति से हमला कर रहा था। प्यारी बहन, प्यारी बहन, सलोनी ने पागलों की तरह चिल्लाकर कहा। हा हा, प्यारे भाई, अब मैं पलटवार करने वाला हूँ। लड़के ने अचानक से अपनी ताकत को बढ़ा लिया और सलोनी के लेवल तक पहुंच गया। ये देखकर सलोनी की आंखों में मुसीबत के आंसू आ गए। शल्य के घर के ऊपर 2 लोग दिखाई दे रहे थे। इसमें एक जिगोलो था और दूसरा मैनेजर चंद्रू। क्या ये वही जगह है? जिगोलो ने पूछा। हाँ जिगोलो जी, ये जगह जूनियर और उसके सीनियर की है। घर में एक रक्षात्मक जादू किया गया है, लगता है वो लोग वहीं से काम करते हैं, मैनेजर चंद्रू ने कहा। कल पूरी रात जिगोलो और चंद्रू उड़ती तलवार पर सवार होकर देहरादून आए थे। साथ ही हमारे जासूसों ने पक्का कर दिया है कि चेतन की मौत हो चुकी है। वो आखिरी बार एक छोटी गली में देखा गया था। उस गली में लड़ाई के कुछ सुराग मिले हैं। इसके बाद चेतन गायब हो गया, मैनेजर चंद्रू ने सारी खबर बताते हुए कहा। इसके बाद उसने अपनी जेब से कुछ चाबियां निकाली। आखिर में, जिगोलो जी, ये रही इस बिल्डिंग की चाबियां, चंद्रू ने कहा। जिगोलो के पास अब शल्य के दरवाजों की चाबी थी। घर का पुराना ताला वसीम ने खराब कर दिया था, इसलिए राज ने नया ताला लगवाया था। असीम शैतानी कबीले के जो लोग छुप कर नजर रखे हुए थे, उन्होंने भेष बदल कर ताले की चाबियां हासिल कर ली थी। तुमने बढ़िया काम किया। अभी हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, हमें थोड़ा रुक कर अपनी ताकत वापस आ जाने का इंतजार करना चाहिए।
जिगोलो ने चाबी लेकर सिर हिलाते हुए कहा। जिगोलो की बात सुनकर चंद्रू ने राहत की सांस ली। उसे उसके काम पर डांट नहीं पड़ी थी। अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए, जिगोलो ने उड़ती तलवार पर बैठकर कहा और चंद्रू के साथ गायब हो गया। हालांकि मैनेजर चंद्रू की नजरों से एक चीज छुपी रह गई थी। जिगोलो ने जाने के पहले लकड़ी का एक पुतला वहां चाबियों के साथ छोड़ दिया था। ये पुतला जिगोलो की तरह ही लगता था और जिगोलो के 5 सेंस से जुड़ा हुआ था। ये किसी ड्रोन की तरह काम करने वाली चीज थी, लेकिन इसमें और भी ज्यादा खासियत थी। लकड़ी का पुतला नीचे उतरा और एक गली में पहुंच गया। इसके बाद वो शल्य के घर की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उसने रुककर चारों तरफ देखा और चाबियां निकालकर दरवाजा खोला। लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, वो हैरान रह गया। आखिर जिगोलो को ऐसा क्या दिखाई दे गया था? क्या जिगोलो भी भ्रम वास्तविकता में पहुंच गया था? जिगोलो हैरान था। वो बहुत ज्यादा हैरान था। क्या मैंने दरवाजा गलत ढंग से खोल दिया? जिगोलो ने मन ही मन बड़बड़ाया। आंगन से लगे दरवाजे को खोलकर वो अंदर गया, लेकिन वो सीधा बड़े से रेगिस्तान में निकला। क्या मैंने आंगन की रक्षा करने वाली बंदिश को एक्टिवेट कर दिया? जिगोलो ने तुरंत ही दरवाजे की तरफ मुड़कर देखा। अब दरवाजा वहां नहीं था। ये लोग तो बड़े शातिर निकले। इन लोगों ने जानबूझकर रक्षात्मक बंदिश को ऐसा रखा था। किस्मत से मैंने अपने लकड़ी के पुतले को अंदर भेजा और मैं यहीं सुरक्षित हूँ, जिगोलो ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी जिगोलो का असली शरीर जो उड़ती तलवार पर था, अचानक हैरान रह गया। उसका लकड़ी के पुतले के साथ कांटेक्ट खत्म हो गया था और वो उसके 5 सेंस फील नहीं कर पा रहा था। रेगिस्तान ने बाहरी दुनिया के सारे संपर्क खत्म कर दिए थे। अरे नहीं, इन लोगों के पास तो एक से बढ़कर एक तरीके हैं, जिगोलो ने मन ही मन सोचा। असल में लकड़ी का पुतला कोई कठपुतली अकेला नहीं था। इसे कितनी भी दूरी से इस्तेमाल किया जा सकता था। बस इसमें अपनी कुंडलिनी और दिमागी शक्ति डालने की जरूरत थी। इसलिए भले ही लकड़ी के पुतले का संपर्क जिगोलो से टूट गया था, लेकिन पुतला फिर भी चल फिर सकता था। इसके अलावा वो अपने सेंस का इस्तेमाल करके डेटा भी रिकॉर्ड कर सकता था और जैसे ही संपर्क फिर से पूरा होगा, सारी जानकारी को हासिल भी किया जा सकता था। हालांकि ये पुतला खतरों से बचा हुआ नहीं था। यदि जादूगर खुद इस लकड़ी के पुतले को काबू कर रहा है, वो इसे छुपा सकता है और किसी भी परेशानी से बचा जा सकता है। लेकिन अगर पुतला खुद अपने हिसाब से चल रहा है, तो वो पूरी तरह से अपने बूते पर ही है। बल्कि वो दर्द और दिमागी हमलों को संपर्क स्थापित होने के बाद अपने मालिक को भी भेज सकता था। जैसे ही अगर लकड़ी के पुतले को कोई तलवार घुसाएगा, तो संपर्क स्थापित होने के बाद उसके मालिक को भी तलवार घुसने का दर्द महसूस हो सकता था। जादुई दुनिया में ऐसी बहुत ही कम चीजें थीं जिनकी कोई खामी ना हो। लकड़ी का पुतला अपनी नकल बनाने का लो लेवल का जादुई खजाना था। इस कारण ये 5 सेंस का इस्तेमाल कर पा रहा था। ये भी बड़ी बात थी। लकड़ी का पुतला जो जिगोलो की तरह दिखता था, अब रेगिस्तान में घूम रहा था। तभी एक हरा चोगा पहने लड़का सफेद घोड़े पर सवार होकर उसके पास आया। प्यारे भाई, तुम कहाँ चले गए थे? मुझे लगा तुम रास्ता भटक गए। उस लड़के ने वही बात दोहराई। इसके बाद उसने पुतले की तरफ हथौड़ा फेंका। चलो आओ, हम हथौड़े की टेक्निक की प्रैक्टिस करते हैं, उसने कहा। लकड़ी के पुतले को हिलने का भी समय नहीं मिला और लड़के ने उस पर हथौड़ा बरसा दिया। लकड़ी का पुतला जमीन पर ढेर हो गया। लेकिन लड़का इतने के बाद भी नहीं रुका। वो लकड़ी के पुतले को लगातार मारता गया। ठीक है तो प्यारे भाई, आज की ट्रेनिंग यहीं खत्म होती है। अब मैं कल तुमसे दोबारा मिलूंगा। करीब 1 घंटे बाद उस लड़के ने मुस्कुराकर कहा। इसके बाद वो अपने घोड़े पर बैठा और वहां से गायब हो गया। वो अपने पीछे जमीन पर ढेर लकड़ी के पुतले को छोड़ गया था, जो बुरी तरह से तबाह हो गया था। इसके बाद एक गहरा सन्नाटा छा गया। सिर्फ जानकारी वाले हिस्से में रोशनी जल रही थी। अब जैसे ही इस पुतले का संपर्क वापस स्थापित होगा, वो अपना पूरा तजुर्बा अपने मालिक को दे देगा और उसका काम खत्म हो जाएगा। रात के करीब 11 बजे तक वसीम के बगल में रखे होलोग्राम गायब होने लगे। यहाँ तक कि रेगिस्तान भी सिकुड़ने लगा। वसीम का मेडिटेशन अब बस खत्म होने की कगार पर था। चलो, ये खत्म हुआ।
टफी ने रेगिस्तान में लेटे हुए कहा, किस्मत से शल्य के घर का रक्षात्मक जादू काफी ताकतवर था। इस कारण वसीम की भ्रम वास्तविकता चारों तरफ नहीं फैल पाई थी, वरना पूरा देहरादून रेगिस्तान में बदल सकता था और किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा होने पर क्या होता। शायद हरे चोगे वाला लड़का कई लोगों को मार देता और खून की नदियां बह जाती। ये तो बहुत ही भयानक हो सकता था। अब कल मैं हर हाल में शल्य के घर का रक्षात्मक दायरा और भी बेहतर कर दूंगा। शायद इस पर 10 परतें चढ़ाना बेहतर होगा, क्योंकि वसीम कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। टफी ने मन पक्का करके सोचा। करीब 11:23 पर वसीम ने आंखें खोली। अब काफी अच्छा लग रहा है, वसीम ने मुस्कुराते हुए कहा। वसीम के आंखें खोलते ही रेगिस्तान, सफेद घोड़ा और हरे चोगे वाला लड़का गायब हो गए। इस समय राज को ऐसा लगा जैसे दुनिया में अंधेरा छा गया हो। वो असली दुनिया में वापस आ चुका था। आसमान में चांद और तारे चमक रहे थे। अब तक काफी रात हो चुकी थी। राज अभी भी दरवाजे के बाहर खड़ा था और उसके चेहरे पर ठंडी हवा लग रही थी। मैं वापस आ गया, राज ने धीमे से बड़बड़ाया। राज तुरंत ही आगे बढ़ा और टफी को देखने सीधा तीसरी मंजिल पर जाने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर क्या हुआ था। तभी राज को महसूस हुआ कि उसके पैरों के नीचे लकड़ी की कोई टूटी चीज आ गई है। राज ने उसे उठाया और तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया। तीसरी मंजिल पर सलोनी कमजोर हालत में जमीन पर लेटकर रो रही थी। अभी वो जिस दर्द से गुजर रही थी उसे शब्दों में कह पाना कठिन था। जब से वो पैदा हुई थी तब से लेकर अब तक उसने ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किया था। टफी ने कंप्यूटर का तार लगाकर उसे चालू किया और ऑनलाइन चला गया। मेरी पूरी मेहनत बेकार हो गई, जल्द ही टफी ने आंखों में आंसू भरकर कहा। देहरादून के एक होटल में जिगोलो पालती मार कर बैठा था और अपनी ताकत वापस आने का इंतजार कर रहा था। उसकी दोनों आंखें खुली हुई थीं। अचानक ही उसकी आंखें बाहर को आ गईं और एकदम लाल हो गईं। उसने कसकर बिस्तर को पकड़ा और जोर से चिल्लाया। अभी अभी लकड़ी के पुतले का उससे वापस संपर्क हुआ था और हथौड़े से हुई पिटाई का दर्द उस पर पहुंच गया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। हथौड़े की मार बढ़ती ही गई और लगातार 1 घंटे तक जारी रही। ये दर्द सहा नहीं जा रहा है। कितने निर्दयी लोग हैं। जब एक हथौड़े में लकड़ी का पुतला टूट गया था तो उसे 1 घंटे तक मारते रहने की क्या जरूरत थी। ये तो मरे हुए को मारने जैसा हुआ। कोई बहुत ही जल्लाद किस्म का व्यक्ति ही ऐसा कर सकता है, वरना टूटे हुए पुतले को हथौड़े से 1 घंटे तक आखिर कौन मारता है। ओह, उसे एक बार तो तबाह कर दिया, लेकिन उसके अंदर जानकारी जाने की उम्मीद छोड़ दी। अरे बाप रे, कितना दर्द हो रहा है। जूनियर, मैं इस दुश्मनी को याद रखूंगा, मैं याद रखूंगा, जिगोलो ने दर्द और गुस्से से भरकर कहा। काफी देर बाद टफी ने राज को बता दिया कि वो रेगिस्तान वसीम ने बनाया था, जो कि उसके मेडिटेशन शुरू करते ही बना था। राज को समझ में नहीं आ रहा था कि इस वक्त वो क्या कहे। अब तो उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। टफी ने राज को थपथपाया और उसे दिलासा दी। कम से कम तुम ठीक तो हो, उस बेचारी को जरा देखो। टफी ने सलोनी की तरफ इशारा करके कहा। राज ने सलोनी की तरफ देखा। उसे देखकर लग रहा था जैसे किसी ने उस पर काफी जुल्म किया हो। पहले तो उससे खतरनाक ढंग से पूछताछ की गई थी और अब उसे ये रेगिस्तान वाली चीज भी झेलनी पड़ी। जैसे ही सलोनी को महसूस हुआ कि राज उसकी तरफ देख रहा है, उसने अपना सिर उठाकर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। इसके बावजूद भी उसके चेहरे पर हंसी आ गई। बस बहुत हुआ, ये वाकई पागल हो गई है, राज ने मन ही मन सोचा। जब राज अपने ख्यालों में डूबा था तभी वसीम हाथ पैर चटकाते हुए आया। राज, तुम वापस आ गए? तुम्हारी परीक्षा कैसी रही? वसीम ने मुस्कुराकर पूछा। आपकी दुआ से वो काफी अच्छी रही, राज ने जवाब दिया। वसीम का पूरा शरीर ही तबाही की मशीन था। जब वसीम मूर्ति के अंदर था तब भी उसका आकर्षण लोगों को खींच रहा था। जब उसका ध्यान बढ़ता था तो उसके जमीन पर गिरते ही बड़ा गड्ढा बन जाता था। जब वो सामान्य हालत में होता तो वो अपनी किस्मत के कारण अजीब मुसीबतें खड़ी करता था और मेडिटेशन के दौरान उसने एक बड़ा सा रेगिस्तान बना दिया था।
तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वसीम ने अपने आप को देखते हुए राज से पूछा। उसे खुद में कुछ अजीब नहीं लग रहा था। सबसे खतरनाक बात यह थी कि वसीम को यह भी नहीं मालूम था कि वो कितना खतरनाक है। कुछ भी नहीं, आप मेडिटेशन के बाद काफी तरोताजा लग रहे हैं, राज ने कहा। राज को डर था कि कहीं वसीम का मूड खराब ना हो जाए और वो उन लोगों को फिर से रेगिस्तान में न भेज दे। हालांकि रेगिस्तान दिक्कत वाली चीज नहीं थी, क्योंकि उसकी जगह अगर गहरा समुद्र होता तो शायद अभी तक राज मर भी चुका होता। तुम्हें भी ऐसा लगता है? आज मुझे काफी सारी बातें याद आई। आज मुझे काफी अच्छा लगा। मेडिटेशन वाकई कमाल की चीज है। सलोनी, रात के खाने का क्या करना है? वसीम ने जोर से हंसकर कहा और किचन की तरफ गया। मैं अभी बनाती हूँ, सलोनी ने सिसकते हुए कहा। तुम रो क्यों रही हो? वसीम ने कंफ्यूज होकर पूछा। कुछ नहीं, शायद मेरी आंखों में रेत चली गई है, इसलिए दर्द हो रहा है, सलोनी ने कहा। सलोनी बेवकूफ नहीं थी, इसलिए उसने भी वही किया जो राज ने किया था। वो भी वसीम को नाराज नहीं करना चाहती थी। राज ने अब कुछ भी करना बेहतर नहीं समझा और सीधा सोने चला गया। वो बहुत ज्यादा थक चुका था। अगली सुबह राज काफी जल्दी उठ गया। थोड़ी देर फिश टेक्निक की प्रैक्टिस करने के बाद वो स्कूल चला गया। उसे डर था कि कहीं वसीम फिर से मेडिटेशन न करने लगे। अगर वो फिर से रेगिस्तान में फंस जाता तो वो परीक्षा में सही समय पर नहीं पहुंच पाता। जब तक राज स्कूल पहुंचा तो उसने देखा कि गणेश, रोहन और यासीन बातचीत कर रहे हैं। अरे, तुम लोग इतनी जल्दी कैसे आ गए? राज ने पूछा। रोहन कल सो नहीं पाया, इसलिए वो हमें भी यहाँ जल्दी ले आया। हम भी उसका साथ देने के लिए चले आए, गणेश ने जवाब दिया। तुम लोग आखिर क्या बात कर रहे थे? राज ने हंसकर कहा। हम लोग आवश्यकता और पूर्ति के नुकसान के बारे में बात कर रहे थे। राज, पूरे भारत में करोड़ों स्टूडेंट होंगे, है ना? रोहन ने पूछा। मुझे नहीं पता, हालांकि हमारे देश की पॉपुलेशन काफी बढ़ गई है, तो शायद इतने स्टूडेंट्स तो होंगे ही, राज ने जवाब दिया। तो तुम ऐसा सोचो कि इन करोड़ों स्टूडेंट को साल में 2 बार परीक्षा देनी होती है। हर परीक्षा में अलग अलग विषय भी होते हैं। इसका मतलब हर बार उन्हें कागज का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसे में हर साल कितना ज्यादा कागज बर्बाद हो जाता होगा। इतने कागज बनाने के लिए कितने ही लाखों पेड़ काटने पड़ते होंगे। इतने पेड़ों से पूरे राज्य को हरा भरा बनाया जा सकता है। इसी कारण पर्यावरण की खातिर हमें परीक्षा का विरोध करना चाहिए। अगर हम परीक्षा ही नहीं देंगे तो प्रकृति बर्बाद भी नहीं होगी, रोहन ने अपने दिमाग की नई उपज बताते हुए कहा। चिंता मत करो, आगे चलकर जल्द ही कंप्यूटर पर स्कूल की परीक्षाएं होने लगेंगी। ऐसे में पेड़ों को काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राज ने सिर हिलाकर कहा। राज का जवाब सुनकर रोहन एकदम चुप हो गया। अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। क्या जिगोलो राज से अपना बदला पूरा कर पाएगा? क्या राज वसीम को उसकी करतूतों के बारे में बता पाएगा?